अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के केस में तफसीली अक्सरियती फैसला जारी होने के बाद इस पर अमल दरामद के हवाले से खदशात बढ़ रहे हैं। मुल्क में आईनी, कानूनी और सियासी बहस छिड़ी हुई है और अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कब और कैसे अमल किया जाएगा या अमल दरामद ही नहीं किया जाएगा। और अगर अमल दरामद नहीं किया जाता तो इसके क्या असरात होंगे, क्योंकि हुकूमत वाज़ेह कर रही है कि इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम की रोशनी में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असम्बली भी वाज़ेह पोजीशन ले चुके हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन जिसने फैसले पर अमल दरामद करना है, तहरीक इंसाफ के अरकान के नोटिफिकेशन जारी करने हैं और फिर मखसूस नशिस्तों की तकसीम करनी है, वो इलेक्शन कमीशन मुसलसल मशावरत में मसरूफ़ है मगर अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका। आज भी इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ मगर फिर कोई नतीजा नहीं निकला। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ की खबर के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तफसीली जायज़ा लिया गया। इसके अलावा मुतल्लिका कवानीन और स्पीकर के ख़त का भी जायज़ा लिया गया और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर कानूनी माहिरीन ने ब्रीफिंग दी और अब कल इलेक्शन कमीशन का दोबारा इजलास होने का इम्कान है। तहम ज़राए से इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल दे चुका है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे, इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत तनकीद कर रही है, मगर अहम बात यह है कि जहां फुल कोर्ट में शामिल 2 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अफगान ने अक्सरियती तफसीली फैसला सामने आने से पहले अपना इख्तलाफी नोट जारी कर दिया था और उसमें अक्सरियती जजेस के मुख्तसर फैसले पर कड़ी तनकीद करते हुए सख्त ऑब्जर्वेशन दी थी, जिसका फिर कल अक्सरियती जजेस के तफसीली फैसले में जवाब दिया गया। जबकि अक्सरियती फैसला जारी होने के बाद जस्टिस याह्या अफरीदी का भी इख्तलाफी नोट जारी हुआ है। जस्टिस याह्या अफरीदी के इख्तलाफी नोट के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन और कानून के तहत कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन और गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस नशिस्तें हासिल करने की तयशुदा शराइत को पूरा नहीं करती। इसीलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और इसके चेयरमैन की जानिब से दायर करदा अपीलें खारिज की जाती हैं। PTI के जीतने वाले उम्मीदवारों को जिस तरह आज़ाद करार दिया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक अपना आइनी फ़र्ज अदा करने से कासिर रहा। तहम आम इंतखाबात में PTI की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में जीती गई नशिस्तों की सही तादाद के बारे में कोई हतमी नतीजा पास करना कानूनी तौर पर मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो यह है कि PTI ने ऐसी किसी हिदायत के लिए अदालत से रुजू ही नहीं किया, इसलिए अदालत की तरफ से कोई हतमी नतीजा अखज़ करना आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अज़ खुद दायर इख्तियार की दरख्वास्त सुनने के मुतरादिफ होगा। कानूनी शफाफियत तकाजा करती है कि मामला जीतने वाले उम्मीदवारों, उनकी मुतल्लिका सियासी जमातों, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स और इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया जाए कि वो कानून के मुताबिक फैसला करें। आइन के आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ करने के इस अदालत के नाकाबिल तरदीद इख्तियारात अपनी जगह, ताहम किसी मुतासरा फरीक के बरह रास्त अदालत से रुजू किए बगैर इस इख्तियार का इस्तेमाल एक ख़तरनाक मिसाल कायम कर सकता है। इसीलिए इस इख्तियार का इस्तेमाल गैर मामूली हालात के लिए मखसूस होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आइनी जिम्मेदारियाँ निभाने में नाकाम रहा है। ताहम इस तरह की कोताहियों का अजाला कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर फराहम करदा अमल में है, ना कि अदालत उज़्मा के अदालती फैसले में, और वो भी तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन को समाअत का हक़ फराहम किए बगैर। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा कर रही है, जिसके ज़रिए कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की वापसी होने के साथ साथ अरकान की तादाद में भी इजाफा होना है। आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले से सब वाज़ेह हो गया। ये चाहते हैं कि इन्हें 2/3 अक्सरियत मिल जाए और एम्पायर्स को तोसी मिले। इलेक्शन से PTI को बाहर रखना और पार्टी को उड़ा देने की कोशिश की गई थी, अब सब बेनकाब हो चुका है, सारे पर्दे हट चुके हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से जमहूरी तरीके से केस लगने की खिलाफ वर्जी की गई। अदलिया की आज़ादी के हक़ में जुमेरात को एहतजाज करेंगे। जुमे को हमारा अपना एहतजाज है और हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा करेंगे। जलसे की इजाज़त ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका है। ये वो मार्शल लॉ है जो ज़िया और मुशर्रफ के मार्शल लॉ से भी सख्त है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि कुछ लोगों को दवाम बख्शने के लिए गैर आइनी तरमीम लाई जा रही है। अगर चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म मुकर्रर करेगा तो कौन सा जज हुकूमत के खिलाफ फैसला देगा? कुछ लोगों को दवाम बख्शने के लिए ये तरामीम लेके आ रहे हैं।
अदलिया का हैयत चेंज करने के लिए लेके आ रहे हैं। अदलिया में ऐसे लोगों को बिठा रहे हैं जो एक बंदा वज़ीर आज़म उनको मुंतखब करेगा, उनको अपॉइंट करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस बन जाएंगे, वो चीफ जस्टिस बनेगा और फिर इनकी मर्जी के फैसले करेंगे। या आप उसमें ऐसे तरमीम कर रहे हैं कि जजेस को उनकी मर्जी के बगैर जब वो चीफ जस्टिस बनने लगे आपकी मर्जी के फैसले न करने तो आप उनको ट्रांसफर करें। इसके लिए हमारा स्ट्रगल मौलाना साहब के साथ होगा। मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरक इंसान है, इंशाअल्लाह ताला हमारा ये इत्तेहाद उनके साथ कंटिन्यू करेगा। हम इन प्रिंसिपल इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि अदलिया रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन होगी, चाहे वो लेजिस्लेशन है चाहे वो आइन में तरमीम है, उसमें हमारा इंशाअल्लाह ताला एक तहरीक इंसाफ जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार कर रही है और अमल दरामद का मुतालबा कर रही है, वहीं इस खदशे का इजहार भी कर रही है कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल करके आइनी तरमीम लाना चाहती है ताकि तोसी दी जा सके। जबकि हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह को मुखातिब करते हुए वाज़ेह किया है कि जो आइनी तरमीम आएंगी वो किसी खास फर्द के लिए नहीं होंगी। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते तार पे ना चढ़ाया जाए। मैं दोनों जज साहिबान, चाहे वो जस्टिस ईसा हो या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हो, उनका बहुत एहतराम करता हूँ। इतना एहतराम करता हूँ जितना किसी और जज किसी माजी की बेंच का मैं नहीं करता। और वो वेरी सिंपल है कि ये दोनों जज साहिबान उस बेंच में थे जिसने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला सुनाया। किसी और का नियत जो भी हो, मैं कोई पर्सन स्पेसिफिक आइन नहीं बनाऊंगा, मैं कोई पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं बनाऊंगा। मैं ना वकला का सियासत का शिकार होऊंगा, ना जुडिशरी का सियासत का शिकार होऊंगा। हमने अपना काम करके दिखाना है, अवाम को हम जवाब देंगे, आइन हम बना के रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है, मैं समझता हूं कि हमें ऐसे कोई एज की पाबंदी डालना ही नहीं चाहिए। इसलिए अगर मैं किसी एक एज का जिक्र करूंगा भी सही, तो कोई एक ग्रुप मुझ पे ये इल्जाम लगाएगा कि मैं किसी का हामी या मैं किसी के खिलाफ। तो हमने बड़ा सोच समझ के फिर कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने तो उसके लिए आप टर्म लिमिट्स इस्तेमाल करें, आप एज का एक्सटेंशंस का ना सोचें। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। बात करेंगे हुकूमत से ही उसका मौक़िफ़ लेने के लिए। हमारे साथ हैं वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह। राना साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। अब चंद जजेस के फैसले की बात नहीं है, 11 जजेस भी जिस बात पर मुत्तफ़िक हैं उस फैसले को भी हुकूमत मानने से इनकारी है। बहुत ही बड़ी महाज़राई, बहुत ही बड़ी आइनी बेयकीनी और मुश्किल सूरत हाल की तरफ नहीं जा रही हुकूमत? जी 8 जजेस नहीं 11 जजेस हों, बल्कि 17 जजेस भी हों। जजेस काबिल एहतराम है, उनकी इज़्ज़त है, उनका एहतराम हम पे वाजिब है, लेकिन आइन में जो दर्ज है उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। 17 जजेस इकट्ठे भी बैठे तो दे हैव टू डिसाइड, दे हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़ैसले करने हैं और उनके फ़ैसले जो है वो जब आइन और कानून के मुताबिक होंगे तो फिर ही जो है वो इम्प्लीमेंट होंगे। अगर एक चीज़ आइन में वाज़े तौर पे बयान है तो उससे इनहराफ करते हुए कोई भी फ़ैसला, वो किसी हाई कोर्ट का हो, किसी सुप्रीम कोर्ट का हो, किसी और का हो, वो खिलाफ़ आइन हो सकता है। उसे खिलाफ आइन को इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता। तो राना साहब, अब आप भी तजर्बाकार सियासतदान हैं और कानून की भी समझबूझ रखते हैं। 70 सफ़ात का जो फ़ैसला है उसको यकीनन आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा, उर्दू में वो जारी नहीं हुआ, लेकिन इसी प्रोग्राम से उसकी जो उर्दू में तफसील है वो सामने रखी गई मुकम्मल तौर पर। जिस बुनियाद पर यह कहा जा रहा है, जो इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम की बात हो रही है, जिसमें सेक्शन 66 और 104A की बात हो रही है, ये भी तो देखना होगा कि जनवरी 2024 के फैसले के नतीजे में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद तस्लीम कर रही है कि उसके फैसले को इलेक्शन कमीशन ने सही से समझा नहीं, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ से जो गलतियां हुई, किस तरह उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा, किस तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए, इन तकनीकी चीज़ों को अलग रख भी दें तो आप बहैसियत सियासतदान बताएं, एक मेंबर
मुस्लिम लीग नून बताएं कि ये नशिस्तें किसकी हैं फिर, ये उम्मीदवार किस जमात के हैं? सलमान अकरम राजा किस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं? ना कोई आज़ाद उम्मीदवार है, ना ही वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक पूरा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट का है, प्रोविंसेस का है, इसी तरह से जो है वो इलेक्शन से मतलब एक पूरा एक चैप्टर है, तो आर्टिकल्स हैं। उस चैप्टर में चीज़ें जो है वो बड़ी बुनियादी तौर पे जो बयान कर दी गई हैं, तो ये सीटें उसी की हैं जिस जमात में उन लोगों ने जो है वो अपने आप को जो है वो पाबंद किया है। जब आइन में ये दर्ज है कि जो आदमी किसी इंडिपेंडेंट निशान पे इलेक्शन लड़ेगा वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्ट होगा, और जब वो इलेक्ट हो जाएगा विद इन 3 डेज़ जिस जमात में वो शामिल होगा उस जमात का वो मेंबर अकाउंट होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये आइन में पूरी सराहत के साथ, वजाहत के साथ जो है वो दर्ज है। तो उन चीज़ों को तो नहीं बदला जा सकता, आइन को तो नहीं बदला जा सकता। आपका मौक़िफ़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं है और आपकी हुकूमत इस पर अमल दरामद नहीं होने देगी? देखें, हुकूमत जो है वो पाबंद है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है वो अमल करे। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये लिखा गया है कि ये काम 3 दिन में होना है और वो 3 दिन में हो चुका है और इर्रिवर्सिबल है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको रिवर्स नहीं कर सकता, ना उसको कोई अदालत रिवर्स कर सकती है। आइन में जो दर्ज है वो उसी के मुताबिक जो है वो उसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होनी है। सुप्रीम कोर्ट को जो है वो ये आइनी इख्तियार हासिल नहीं है कि वो आइन में जो चीज़ वजाहत के साथ या जो चीज़ बयान की गई है उसके बरक्स कोई फ़ैसला करे। तो ये बात भी साबित नहीं होती कि इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2024 के फ़ैसले को सही से समझने की, जो सही से ना समझने की जो गलती की है, उसके नतीजे में जो इक़दाम किए वो भी कानून से मुतसादिम है, वो भी गलती है, उसका भी अजाला होना चाहिए, जिसमें इन 11 जजेस का इत्तेफाक है, बस बशमूल चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा। नहीं, मामला ये है कि वो जो कहा जा रहा है कि जी वो ना वो जमात समझ सकी ना इलेक्शन कमीशन समझ सका, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो इतना ज़्यादा मुबहम था कि उसको समझा नहीं जा रहा था, तो उसकी वजाहत के लिए किसी को कोर्ट में आ जाना चाहिए था, या कोर्ट को आज खुद उसकी वजाहत, जिस तरह से अब एक वजाहत जारी की है तो कोर्ट को वजाहत जारी कर देनी चाहिए थी। राना साहब, फिर इस तरह तो महाजराई बढ़ेगी नहीं, बेयकीनी बढ़ेगी नहीं, ये मुश्किल तरीन नहीं होती चली जाएगी सूरत हाल? नहीं जुनेद साहब, देखें, अगर कोई अदारा, अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने आप को ओवर एंड अबव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन समझता है और वो अपने इख्तियार को कॉन्स्टिट्यूशन के से बाहर निकल के जो है वो बरूए कार लाता है, तो उससे तो फिर अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी किस पे होगी? उसकी ज़िम्मेदारी किसी और पे नहीं होगी, उसकी ज़िम्मेदारी लॉ पे नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं होगी, उसकी ज़िम्मेदारी फिर उसी पे होगी जो अपने इख्तियार को ओवर एंड अबव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ जो है वो इस्तेमाल करे। इसलिए यही कहा जा रहा है कि तमाम अदारे बशमूल जुडिशरी, गवर्नमेंट, दूसरे अदारे, इलेक्शन कमीशन, वो अपने आप को जो है वो इन 4 कॉर्नर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ रख के जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम दें। लेकिन राना साहब, इस वक्त तो हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने जिन अरकान को तहरीक इंसाफ के अरकान के तौर पर नोटिफाई किया, हुकूमत तो उनको भी तस्लीम नहीं कर रही है। जो अभी तफसील जारी की गई है कौमी असम्बली की तरफ से, उसमें उस पार्टी पोजीशन में तहरीक इंसाफ का जिक्र नहीं है। आप उनको एक पार्लिमानी आइनी पार्टी तस्लीम ही नहीं करना चाहते। अब देखें, उन लोगों ने बाकायदा एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनको निशान अलॉट हुए और वो कामयाब हुए, और कामयाब होने के बाद उन्होंने बाकायदा बयान हल्फी दिया जो कि आइनी रिक्वायरमेंट है। उन्होंने बयान हल्फी दिया कि जी हमने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा है, हम कामयाब हो गए हैं, हम फ़लाँ जमात में जो है वो अपने आप को शामिल कर रहे हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ाकार है, अमल है जो इर्रिवर्सिबल है।
इसके बाद वो आदमी अपना बयान अल्फी जो है वो उसको चेंज नहीं कर सकता, आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो ये उन्होंने सब ने कर लिया है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि उन्होंने जिस जमात को उन्होंने मुंतखब किया शामिल होने के लिए, उस जमात ने जो है वो अपनी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी स्पेशल सीटों की, और वहाँ पे उनका मसला बन गया स्पेशल सीटों का। तो फिर उसके बाद ये सारा कज़िया जो है ये उठा। अगर वो किसी ऐसी जमात में शामिल होते जिसकी लिस्ट स्पेशल सीट्स की जमा होती और ये तनाज़ा ना उठता तो कभी ये नौबत ही ना आती। अब आप मुझे बताएं कि ये गलती उन्होंने की है या ये इलेक्शन कमीशन ने की है? इस गलती पर तो राय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में राय मौजूद है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो राय है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बरक्स तो नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की राय जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे है। लेकिन काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस की भी जो जजमेंट थी उसके बारे में भी कहा गया कि उस फैसले का मतलब ये नहीं था कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर हैसियत ही खो देगी उस फैसले के बाद। ये इलेक्शन कमीशन का गलत इकदाम था, उनको एक सियासी जमात तस्लीम ना करना। नहीं, देखें, इलेक्शन कमीशन ने अगर उसको तस्लीम नहीं किया तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा था कि बाद में वो तहरीक इंसाफ में शामिल होने की बजाय जो है वो सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो जाए? वो शामिल हो जाते, तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते। इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं उनको रोका, वो खुद बयान अल्फी दे के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो है वो शामिल हुए। अब इस गलती की सज़ा भी इलेक्शन कमीशन को देनी है। तो राजा साहब, अब हुकूमत ने क्या सोच रखा है फिर कि आप ठीक है, अब उनको नशिस्तें नहीं मिलेंगी, आप कहते हैं आयन और कानून से मुतसातिम है, फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे, उसके नतीजे में फिर मखसूस नशिस्तें भी आपकी जमात को और दीगर जमातों को मिल जाएंगी। तो हुकूमत का मनसूबा ये है कि इसके ज़रिए से 2/3 अक्सरियत हासिल की जाएगी ताकि फिर मौलाना फजलुर रहमान की जमात के अरकान के वोट की भी ज़रूरत ना पड़े। हुकूमत और आइनी तरमीम लाई जा सके। मनसूबा ये है कि आइन के ऊपर जो है वो अमल होना चाहिए, और जो है वो तमाम इंस्टीट्यूशंस को इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपनी ज़िम्मेदारी और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसीलिए कि आइनी तरमीम लाई जा सके और 2/3 अक्सरियत का मसला हुकूमत के लिए हल हो सके। नहीं, वो तो खैर आइनी तरमीम जो है वो तो किसी के पास अगर मतलूबा नंबर जो आइन में तरीक़ाकार लिखा है अमेंडमेंट लाने का, वो अगर किसी के पास होगा तो ले आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं ला सकेगा। लेकिन राजा साहब, इसके अलावा भी कोई ख़तरात या ख़दशात हैं हुकूमत को कि चीफ जस्टिस तब्दील होंगे, नए चीफ जस्टिस आएंगे, इलेक्शन 8 फरवरी 2024 के हवाले से भी फैसले हो सकते हैं, ट्रिब्यूनल्स के हवाले से फैसले हो सकते हैं, इसीलिए ये भी डर है हुकूमत को कि तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दी गई तो वो नहीं, हमें पार्लियामेंट में बहाल होने के बाद क्या खतरात हो सकते हैं हुकूमत को? नहीं, हमें कोई डर नहीं है, ना हमें कोई ऐसा अंदेशा है, ना हम ऐसा समझते हैं। अलबत्ता पीटीआई के दोस्त जो हैं वो पब्लिकली भी आपके प्रोग्राम्स में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और इधर उधर अपनी निजी महफिलों में भी बातें करते रहे कि जी हमारी बात हो गई है, अक्टूबर में जब चीफ जस्टिस चेंज होंगे तो उसके बाद फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, तो अब आइनी तरमीम की बात हो रही है, बिलावल भुट्टो साहब ने भी उस पर बात की, उस पर मुस्लिम लीग नून की इस वक्त पोजीशन क्या है? आइनी तरमीम लाई जाएंगी और क्या अभी भी बात हो रही है आपकी जमात में इस हवाले से कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र जो है उसको बढ़ाया जाएगा? जी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में जो पहले पिछले हफ्तों में जो है वो काम होता रहा है और उसके बाद क्योंकि कंसेंसस नहीं हो सका तो फिर उसमें फर्दर जो है वो कंसल्टेशन की और बात करने की जो है वो बात हुई, फैसला हुआ। तो उसके ऊपर यानी इंट्रा पार्टी भी और विद इन पार्टीज़ भी जो है वो पूरी कंसल्टेशन हो रही है, इसके ऊपर बात हो रही है और उसके ऊपर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसके ऊपर कोई मिनिमम कंसेंसस हो जाएगा कुछ चीज़ों के ऊपर, सभी के ऊपर शायद ना हो लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर हो जाएगा और फिर अगर ऐसा हो जाता है तो वो अमेंडमेंट्स हो जाएंगी। तो कोई ड्राफ्ट आया है मुस्लिम लीग नून के पास, हुकूमती जमात के पास, पीपल्स पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से? ड्राफ्ट इस वक्त पीपल्स पार्टी भी एक ड्राफ्ट के ऊपर काम कर रही है, जेयूआई भी काम कर रही है, पीएमएलएन के पास भी अपनी तजावीज़ हैं,
तो मेरा ख़्याल है कि जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म वापस तशरीफ़ लाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जो है वो इजलास से, तो मेरा ख़्याल है कि विदिन 2-3 डेज़ जो है ना ये फिर चीज़ें सारी इकट्ठी हो के इनके ऊपर कंसल्टेशन होगी और एक मिनिमम जो अमेंडमेंट है या जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है, तो मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर कोई जो है वो कंसेंसस हो जाएगा और उसके मुताबिक फिर उसके ऊपर अमल भी हो जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। कानूनी माहिरीन की राय क्या है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हसन रज़ा पाशा साहब, साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, और शुएब शाहीन, रुकन कोर कमेटी तहरीक इंसाफ हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। हसन रज़ा पाशा साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें 8 जजेस का अक्सरियती फैसला है और कई ऐसे नुकात हैं जिस पर 11 जजेस का इत्तेफाक है, ऐसे फैसले को मानने के अलावा, अमल दरामद करने के अलावा भी क्या हुकूमत के पास ऑप्शन है, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब नए आने वाले चीफ जस्टिस चंद हफ्तों पहले एक तकरीब में कह चुके हैं कि इस निज़ाम में, इस मुल्क में, इस कानून के तहत हुकूमत के पास कोई और चॉइस नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना ही करना होता है। जी जुनैद साहब, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक तकरीब में खिताब करते हुए बिल्कुल ये अल्फाज कहे और बड़े उन्होंने नपे-तुले अंदाज में ये बात की थी। उसमें नरम अल्फाज भी थे लेकिन सख्ती भी अपनी जगह पे मौजूद थी और उन्होंने आइन के आर्टिकल 189 और 190 को मद्देनजर रखते हुए ये बात की, जिसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोई जजमेंट, कोई ऑर्डर, कोई डायरेक्शन वो पाकिस्तान के हर इदारे और हर इंडिविजुअल पर बाइंडिंग है कि वो उस पर अमल करें। तो इसीलिए उन्होंने ये फरमाया था। और देखिए, जो कानून और आइन है उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो बेशक वो 13 रुकनी बेंच था, लेकिन जो मेजॉरिटी व्यू है वो प्रिवेल करता है। 8 मेंबर्स जो जजेस साहबान है, जो बेंच था, उन्होंने एक फैसला दिया तो प्रिवेल वही करेगा, ना कि जो डाइसेंटिक व्यूज वाले 2 जज साहबान या बाकी। अगर अभी जस्टिस काजी फाइसा साहब का और जनाब मंदोखेल साहब का फैसला आना बाकी है कि वो चौथी जजमेंट होगी, चूंकि जस्टिस जाई अफरीदी साहब अपनी तीसरी डिसेंटिंग नोट कह लें या अपनी जजमेंट वो उन्होंने कल अनाउंस कर दी है। तो शुएब शाहीन साहब, इस वक्त जो फैसला हमारे सामने मौजूद है, लेकिन जो जस्टिस याह्या अफरीदी का मौक़िफ़ भी सामने आया है, उसमें उन चीज़ों की निशानदेही की गई है कि जो मौक़िफ़, जो अपील अदालत के सामने रखी ही नहीं गई थी, उसके ऊपर फैसला करने के नताइज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है कि जहां उसकी जानिब से ये मुतालबा ही नहीं किया गया था अदालत से कि ये नशिस्तें उसको दे दी जाए, या उनसे इस हवाले से गलती हुई कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का फ़ैसला किया, ना कि उनकी तरफ से ये फैसला किया जाता कि वो तहरीक इंसाफ में बहैसियत जमात के रुकन शामिल होना चाहते हैं इंतखाबात के बाद? देखें जुनैद साहब, पहली बात तो यह है कि 8 रुकनी बेंच जो लार्जर बेंच, जो फुल कोर्ट थी, उसमें से जो लार्जर बेंच है, यानी जो मेजॉरिटी व्यू है, उसके फैसले पे अमल दरामद होना है। 2 मुअज़्ज़ज़ अरकान ने हमारे खिलाफ फैसला दिया, उन्होंने पटिशन डिसमिस की। ये जो 9th मेंबर का फैसला है, उसने हमारे खिलाफ फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इनका केस दोबारा इलेक्शन कमीशन कंसीडर करे। ये नहीं कहा कि इनका हक नहीं बनता, और ये भी नहीं कहा कि ये बाकी पार्टीज का हक बन गया है। लिहाजा उनका एक डिफरेंट व्यू जरूर है कि टू गिव ए कंप्लीट रिलीफ टू दी पीटीआई, मगर ये कहना कि हमारे उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इख्तलाफ किया है जो मेजॉरिटी या 8 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है, इन प्रिंसिपल उनका भी मौक़िफ़ तकरीबन उनसे मिलता जुलता है। और बाकी 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जो शॉर्ट ऑर्डर किया है, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले को, जिससे बल्ले का निशान छीना गया था, उसको मिस इंटरप्रेट किया है और साथ पीटीआई को हक देने के बारे में लिखा है। अब उसकी डिटेल रीजन नहीं आई, वो बाद में आएगी। लिहाजा 11 रुकनी बेंच, अगर आप ये तस्वर करें, उन्होंने पीटीआई के हक में फैसला दिया है। जो कंप्लीट रिलीफ दिया है वो 8 रुकनी बेंच ने दिया है। लिहाजा 13 में से अगर 5 को अगर आप एक साइड पे भी कर लें विद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिसेंटिंग नोट के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्वर होगा वो होगा मेजॉरिटी व्यू, जो कि 8 रुकनी बेंच है, और जो बाकी जज साहबान का फैसला है उनको डिसेंटिंग नोट कहा जाएगा,
दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए जजमेंट। जैसे पाशा साहब ने फरमाया है, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को आइन के आर्टिकल 189, 190 के तहत तमाम इदारे, जुडिशल इदारे, इवन एग्जेक्टिव इदारे या कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे, वो सब पाबंद हैं उसको अमल दरामद करने के, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी या ऑर्बिटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। उसका जब फुल कोर्ट को फैसला कर दे तो फिर किसी को चूं चरा करने की गुंजाइश नहीं है, सिवाय इस बात के कि वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं। एंड अनटिल एंड अनलेस रिव्यू इज फाइल्ड और रिव्यू एक्सेप्ट नहीं होता तो वो जजमेंट फाइनलिटी इख्तियार कर जाया करती है। और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और कानून और नज़ीर के मुताबिक ये बात तय है कि रिव्यू सिर्फ उन केसेस में होता है जहां कोई गलती सफाए मिसल पे सामने नजर आ रही हो, जिसको कहते हैं एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड। यहाँ सोच समझ करके सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच के फैसले आ चुके हैं, लिहाजा रिव्यू करना इनका हक जरूर है, लेकिन रिव्यू के एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत बहुत कम है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि किसी भी इदारे को या किसी भी शख्सियत को यह हक हासिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई करे या उसको फ्लाउट करे या उसको डिसओबे करे या इंटेंशनली कहे कि जी मैं उनके फैसलों को ही नहीं मानता। तो मेरा ख्याल है उसके खतरनाक नताइज बरामद होंगे और उसके नतीजे में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट हो सकती है। जब ये बात तस्लीम की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 187 यानी मुकम्मल इंसाफ की शिक्कत है, जो इख्तियारात है उसको तस्लीम किया जा रहा है, तो फिर उसी को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, तो फिर उसके ऊपर किस तरह के एतराज़ात उठाए जा सकते हैं जिस को जायज़ करार दिया जाए? चूँकि जब सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि जनवरी 2024 के फैसले को इलेक्शन कमीशन ने सही से समझा ही नहीं और उसकी वजह से तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा सलूक किया गया या उनके बारे में जो इक़दाम किए गए जो दुरुस्त नहीं थे, चूँकि पार्टी के तौर पर वो ख़त्म नहीं हुए, अगर उनसे इंतखाबी निशान लिया भी गया, उसको दुरुस्त कौन करेगा अगर तहरीक इंसाफ ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती? और फिर वो ज़्यादा मोतबर होगा या हुकूमत जो बार बार हवाला दे रही है इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम का, जिसमें सेक्शन 66 और सेक्शन 104A की बात की जा रही है? जुनैद साहब, इस फैसले में दो चीज़ें बहरहाल बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। एक ये है कि आर्टिकल 51 की रूह के खिलाफ एक बात की गई है जिसको हुकूमती ज़राए ये कह रहे हैं कि इट अमाउंट्स टू बी री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वहाँ पे ये जिक्र था कि आज़ाद उम्मीदवारान ने 3 दिन के अंदर अंदर ये फैसला करना है कि उन्होंने कौन सी जमात में जाना है। लेकिन जहाँ पे आप वो उन्होंने डिक्लेरेशन भी दे दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, लेकिन आप जो है वो उनको 15 डेज मजीद दे रहे हैं कि वो फिर एक डिक्लेरेशन और एफिडेविट दें कि जनाब हम तो पीटीआई बैक कैंडिडेट थे और हम पीटीआई में जाना चाहते हैं, और अगर वो दे देते हैं तो उनको पीटीआई का कंसिडर किया जाए। और ये एक बड़ी यूनिक किस्म की जजमेंट है जिसमें इम्प्यून्ड ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया और अपील डिसमिस कर दी गई। ये बिल्कुल एक पहले इस तरह की जो सूरत हाल है वो आज तक नहीं देखी। जब इम्प्यून्ड जजमेंट सेट असाइड होती है तो फिर अपील अलाउ हो जाती है, या अगर अपील डिसमिस हो जाए तो वो जजमेंट सस्टेन करती है। बहरहाल इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट इन इशू है कि क्या पीटीआई जो पिटिशनर भी नहीं थी, जो इसमें फरीक भी नहीं थी, और अगरचे इस फैसले में ये जिक्र आ गया कि इनके फरीक बनने की एप्लीकेशन पहले से आई हुई थी, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ ये कहूँगा कि उसमें वो एप्लीकेशन ज़ाती हवाले से सलमान अकबर राजा साहब ने फाइल की थी, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी कोई पिटीशन फाइल करती है या फरीक बनने की एप्लीकेशन देती है तो उसमें वो थ्रू चेयरमैन आता है या थ्रू सेक्रेटरी जनरल आता है। तो इस तरह की कोई बात उस सीएमए में नहीं थी कि ये कंसिडर किया जाए कि इसको हम कंसिडर करते हैं पीटीआई की जानब से ये सीएमए। दूसरी बात जो है, देखें अभी मामला जो है इस मामले की जो कुंजी है उसको
उसकी वो कुंजी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। और मैं समझता हूं जाती तौर पे कि ये वक्त है कि वो जो रिव्यू पिटिशंस मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फाइल की हुई हैं उनकी समाअत के लिए लगा दें। फर्दर जो है वो बचने के लिए जो मुल्क में जो सूरत हाल अगर नहीं मानते तो ये भी गलत बात है। अगर उधर पार्लिमान के कानून साजी का हक को आप तस्लीम नहीं करते ये भी एक गलत बात होगी। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिव्यू को फिक्स करे और उस पे 13 मेंबर्स बेंच फिर बैठे और वो सारी बातों को जो कि पॉइंट्स रिव्यू में उठाए गए हैं उनको एड्रेस करे और एक एग्जॉस्टिव किस्म की जजमेंट आ जाए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये बन गई है कि आप देखें कि 2 मेंबर्स बेंच ने एक सख्त किस्म का डिसेंटिंग नोट दिया और उससे सख्त जो है वो रिबाउंड पे जो है वो 8 मेंबर्स बेंच ने अपनी इस जजमेंट में दे दिया, जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि ये एक दूसरे पे जो जाती तरह के कमेंट्स या ऑब्जर्वेशन दी गई हैं वो ना होती तो वो ज्यादा बेहतर था। चूंकि अगर और आप देखें कि ये जजमेंट आने के बाद और वो डिसेंटिंग नोट आने के बाद थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट में और कन्फ्रंट्रेशन ज्यादा और ग्रुपिंग उभर के आ गई नजर आ रही है। आपने एक आगे के रस्ते की भी बात की है। शोएब शाहीन साहब, राना सनाउल्लाह अभी प्रोग्राम में कह गए कि सिर्फ वो फैसला माना जाएगा जो आइन और कानून के मुताबिक होगा, तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं है और साथ ये भी हवाला देते हैं कि जो सेक्शन 66 और सेक्शन 104A में लिखा गया है उसका क्या करें। फिर वो उम्मीदवार जो कि वाबस्तगी का सर्टिफिकेट दे चुके, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का कह चुके, उसको क्या करें। वो तो उस एक्ट की तरमीम शुदा हालत के नतीजे में वापस नहीं हो सकता है। देखें, राना सनाउल्लाह साहब तो बदनीयती पे मबनी कह रहे हैं ना। ये कहना कि जी जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा हम उसको मानेंगे। आइन और कानून के मुताबिक पिछले साल फैसला दिया जस्टिस बदियाल साहब की सरबराही में, बेंच ने कहा कि 90 डेज में इलेक्शन कराएं। इसमें कौन सी गैर आइनी बात थी, कौन सी गैर कानूनी बात थी, क्यों नहीं कराया इन्होंने। इनको जो सूट करेगा वो कहेंगे कि ये आइनी है और जो सूट नहीं करेगा ये कहेंगे कि गैर आइनी है। इसका फैसले का हक किसको है कि ये डिटरमिन करें कि ये फैसला आइनी है और ये फैसला गैर आइनी है। इसलिए आइन ने इसका जवाब दे दिया आर्टिकल 189 और 190 में कि जो सुप्रीम कोर्ट कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करेगा दैट विल बी बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज ऑल द कंसर्न। जो कंसर्न उसमें पार्टीज हैं या नहीं है, तमाम इदारे, शख्सियात, जुडिशल इदारे पाबंद होंगे and they will also act in aid of the Supreme Court of Pakistan। अब जो एक दो बातें पाशा साहब ने फरमाई हैं उसका मैं जवाब दे दूं। देखिए, पीटीआई थ्रू इट्स चेयरमैन पार्टी बनने की दरखास्त दी और उन्होंने हमें सुना और उसका जवाब दिया पैराग्राफ 117 में। उन्होंने कहा जी हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, या पहले हम इम्प्लीटमेंट की दरखास्त एक्सेप्ट करते, फॉर्मल पार्टी बनाते और फिर हम इस पे फैसला देते। दूसरा, जब कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस होता है तो हम एक नॉर्मल सिविल प्रोसीजर के मुताबिक फैसले नहीं करते, हम इनको सुन के हम फैसला कर सकते हैं। फिर जब उन्होंने ये कहा कि मिस इंटरप्रेट करते हुए इनको जब आपने आज़ाद डिक्लेयर किया वही गलत था, जब बुनियाद गलत हो जाया करती है तो उसके ऊपर सुपरस्ट्रक्चर कभी बाकी नहीं रहता। वो इसी तरह है जैसे आपने कासिम सूरी की रूलिंग को जब खत्म किया तो जो डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली थी वो ऑटोमेटिकली खत्म कर दी, आपने रेस्टोर कर दिया टू द ओरिजिनल पोजीशन। और एक जो पाशा साहब फरमा रहे थे, सलमान अकरम राजा साहब वकील थे कमल शोजब का, जो मखसूस नशिस्तों के लिए वो अपने आप को वो क्लेम कर रही थी, तो लिहाजा वो उनके वकील थे। और नेक्स्ट बात, इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो ये एक बात उन्होंने और भी फरमाई कि अगर केस एक पटिशनर का डिसमिस हो जाए तो फर्दर किसी और पार्टी को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इस पे मैं आपको एक केस मिसाल दूं, ये 2022 SCMR लार्जर बेंच का फैसला है 1691 का, जिसमें सीरा एक्ट यानी जो सैक्ट एम्प्लॉइज रीइंस्टेटमेंट एक्ट के मुलाजिमीन थे कोई तकरीबन 16,000 के करीब, उसकी वायरीज ऑफ एक्ट चैलेंज हुआ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरीज डिक्लेयर किया और तमाम एम्प्लॉइज को घर भेज दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू आया उन्होंने लार्जर बेंच बनाया और लार्जर बेंच बना के उन्होंने कहा बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, वो जो आइन के मुताबिक वो जो एक्ट था
वो इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये नहीं सस्टेनेबल रह सकता, और वो उन्होंने तमाम रिव्यू पिटीशंस डिस्मिस कर दी। बट आर्टिकल 187 का इतलाक और 184 का इतलाक करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग जो 10 साल काम कर चुके हैं, चूंकि इनका अब राइट क्रिएट हो गया है और इनका कोई कसूर नहीं है, लिहाजा इनको हम बेनिफिट देते हैं under the powers to do a complete justice to them under the powers given under Article 187 read with Article 184। मिसालें मौजूद हैं इस वक्त। अब सवाल जी इस वक्त इस जजमेंट के नतीजे में सवाल ये है अमल दरामद होने या ना होने का। हसन रज़ा पाशा साहब, अगर हुकूमत अमल दरामद नहीं करती सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं करता, तो क्या होगा आगे फिर? देखें, फिर एक ही रास्ता है और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ मामलात जाएंगे। एग्रीव्ड पार्टी वहाँ पे कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल करके जजमेंट पे अमल दरामद करवा सकती है। तो यही है, और तो दूसरी कोई सूरत हाल नहीं है। और एक बात और, मैं शुएब साहब ने जिस तरह फरमाया, जो प्रोसीजर है, जो सदियों से ये मुल्क में जो राइज कानून है उसके मुताबिक जो सिस्टम चल रहा है, उसमें जब भी प्रोसीजर्स के दौरान कोई एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ पार्टी आती है तो उस पर फैसला किया जाता है फाइनल डिसीजन से पहले, और ये किया जाता है कि इसको पार्टी बनाना है या नहीं बनाना। और अगर वो एप्लीकेशन अलाउ होती है पार्टी बनाने की तो फिर मीमू ऑफ पार्टी जो है वो दाखिल होता है, उसके बाद फिर कार्रवाई चलती है। अफसोस ये है कि ना तो पीटीआई ने बतौर जमात इस पे हियरिंग के दौरान भी बात हुई कि आप पार्टी नहीं है, उन्होंने कहा जी हम नहीं है। उन्होंने यहां तक नहीं कहा हमने सीएम दी हुई है आप इसको एंटरटेन करें, वो भी नहीं एंटरटेन हुई। और जब नहीं एंटरटेन हुई तो फिर ये बात करना कि हम पार्टी बने हुए थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये अर्ज करूंगा कि ये पार्टी नहीं थे और पार्टी नहीं बने हुए थे, इसलिए मैंने ये अर्ज किया था कि चूंकि ये फरीक नहीं थे, इसलिए जो हुक्मरान इत्तेहाद बात कर रहा है कि चूंकि फरीक नहीं थे इसलिए इनको नहीं जानी चाहिए थी। मैं वो आपको असिस्ट कर रहा था या एक अपनी बात बता रहा था कि इस मामले में क्या हो सकता है। शुएब साहब, अगर नहीं होता अमल दरामद इस फैसले पर तो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी फिर? शुएब शाहीन साहब। जी सर, अगर देखें अमल दरामद नहीं होगा, दो ऑप्शन है। एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इन जज साहिबान को सो मोटो पावर्स हैं अंडर द प्रोविजंस गिवन अंडर आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, ये सो मोटो पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पीटीआई कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करेगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन फैसले पे अमल दरामद होगा। और अगर ये उसके बावजूद भी नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट आज खुद स्पीकर को भी डायरेक्शन दे सकती है कि इनको नोटिफाइड तस्वर करते हुए ऑफ पीटीआई इनका आप नोटिफिकेशन जारी करें। वो दोनों इदारे पीसीपी हो या स्पीकर हो, वो उनके फैसलों पे अमल दरामद करने के पाबंद हैं। शुएब शाहीन साहब, हसन रज़ा पाशा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गाजा में जारी इसराइली जारियत को 1 साल होने वाला है। इसराइली जारियत कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है, बल्कि खित्ते की दीगर ममालिक तक फैल गई है। गाजा और फिर मकबूजा मगरबी किनारे के बाद अब इसराइल ने जंगी जारियत का दायरा लबनान तक बढ़ा दिया है और कल से इसराइल ने लबनान में बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई हमलों का आगाज़ कर दिया है। कल इसराइली तैयारों ने लबनान के कई मकामात को निशाना बनाया, जिनमें अब तक 550 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके हैं और 1800 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इन इसराइली हमलों को 2006 की जंग के बाद लबनान पर सबसे बदतरीन इसराइली हमले करार दिया जा रहा है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी इस कशीदगी से खित्ते में मजीद खौफ का माहौल पैदा हो गया है। इसराइली हमलों से बचने के लिए हज़ारों लबनानी शहरी अपना घर छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। कल लबनान के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों पर इसराइल ने शदीद बमबारी की। BBC के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसने पीर को लबनान भर में तकरीबन 1600 मकामात को निशाना बनाया है। इन हमलों का मरकज़ जनूबी लबनान था, तहम मुल्क के मशरकी और शुमाल मशरकी हिस्से भी इन हमलों की जद में आए। जबकि लबनान की वजारत सेहत का कहना है कि अब तक 558 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 50 बच्चे भी शामिल हैं। जाँ बहक होने वालों में तिब्बी अमला भी शामिल है। जबकि आज शाम में एक खबर सामने आई कि लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में इसराइल ने एक फ़िज़ाई हमला किया। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके में इसराइल के फ़िज़ाई हमले में अब तक 6 अफराद मारे गए हैं, जबकि 15 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं।
इसराइली हमलों के जवाब में लबनानी मिलिशिया हिजबुल्लाह ने भी इसराइल की जानिब 100 से ज़्यादा मिसाइल्स फायर किए। गुज़श्ता साल अक्टूबर में गजा में इसराइली जारियत के बाद से हिजबुल्लाह और इसराइल में कशीदगी रही है और दोनों एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं। मगर गुज़श्ता रोज़ होने वाले हमले 2 दहाइयों के बाद लबनान में होने वाले सबसे बड़े इसराइली हमले हैं। CNN के मुताबिक लबनान ने गुज़श्ता 2 दहाइयों का सबसे ख़तरनाक दिन देखा। सिर्फ पीर के दिन इन हमलों में तकरीबन 500 अफराद जाँ बहक हो चुके, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। ये तादाद इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 2006 में होने वाली 34 रोज़ा जंग के दौरान मरने वाले कुल लबनानियों की तादाद का निस्फ है। लबनान में कल होने वाले इसराइली हमले अचानक से नहीं हुए, बल्कि गुज़श्ता कई दिनों से इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा था और इसराइल से लबनान में बड़े पैमाने के हमलों की पेशगोई आ रही थी। इस सिलसिले में इसराइल के वज़ीर दिफा का एक बयान भी सामने आया था। 18 सितंबर को इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने इसराइली फ़ज़ाइया के अरकान से मुलाकात के दौरान कहा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिमाल की तरफ बढ़ रहा है, हम अपनी फोर्सेस और तवानाई को भी शिमाल यानी लबनान की तरफ मोड़ रहे हैं। उसके बाद लबनान के शहरियों को फ़ोन पर इसराइली पैगामात मौसूल हुए थे, जिनमें उन्हें हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर रहने की वार्निंग दी गई। और फिर कल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी अपने एक वीडियो पैगाम में लबनान के शहरियों को हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर रहने की वार्निंग दी थी। Starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. लबनान में इसराइली हमलों के बाद ये बात सामने आ रही है कि इसराइल जंग के जरिए हिजबुल्लाह पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना चाहता है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि वो इन हमलों के जरिए शुमाली इसराइल में इसराइलियों को उनके घरों में वापस लाना चाहते हैं और इस सिलसिले में फ़ौजी दबाव हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर ला सकता है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइल गजा और लबनान में एक मजबूत पोजीशन में बात करके डील करना चाहता है और इसलिए वो हिजबुल्लाह और हमास के दरमियान ताल्लुकात को ख़त्म करना चाहता है। लेकिन हिजबुल्लाह ने अपनी तारीख़ का सबसे बड़ा नुकसान उठाने के बावजूद ये साबित किया कि वो इसराइल के अंदर तक हमले करने की सलाहियत रखती है और इसी वजह से इसराइली काबीना मुल्क भर में खुसूसी सूरत हाल की मंजूरी देने पर मजबूर हो गई, जिसमें कर्फ्यू और जबरी इनखला शामिल है। इसराइल लबनान में जारियत के जरिए हिजबुल्लाह को हथियार डालने और कशीदगी ख़त्म करने की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, मगर अमरीकी मीडिया इसराइल की इन कोशिशों को ख़तरनाक करार दे रहा है। CNN के तजिए के मुताबिक अमन के लिए होने वाली जंगें शाज़ो नादिर ही कामयाब होती हैं। आमतौर पर किसी मुमकिन ख़तरे को बेअसर करने के लिए पहले से ही हमला करना एक इंतखाब होता है। इसराइल और हिजबुल्लाह गुज़श्ता 1 साल से एक दूसरे पर हमले करते आ रहे हैं, मगर गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान इसराइल ने ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया के ख़िलाफ़ अपने हमलों को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का फ़ैसला किया है, जिनसे मुतालिक कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इसराइल खत्ते में कशीदगी और तनाव को कम करने के लिए मज़ीद हमले कर रहा है ताकि वो हिजबुल्लाह को मसले के सिफारती हल की तरफ धकेल सके। CNN के तजिए के मुताबिक एक इंतहाई ख़तरनाक और मुमकिन तौर पर नाक़िस हिकमत अमली है, जो शायद इसराइल ने अपने मायूस इत्तेहादी अमरीका को ये यकीन दिलाने के लिए डिज़ाइन की है कि इस मसले का सिफारती हल अब भी इसराइल का हदफ है, जिसके लिए वाशिंगटन ने कोशिश की है। मगर हालिया दिनों में इसराइल ने हिजबुल्लाह को जितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, उसकी कामयाबी भी उतनी कम मुद्दत के लिए रही है। जनूबी लबनान में एक मुनक़सिम और थकी हुई इसराइली फ़ौज और एक तजर्बाकार और सख्त गुस्से में मुब्तला हिजबुल्लाह के दरमियान ज़मीनी जंग इसराइल के लिए मुमकिन तबाही का बाइस बनेगी। मगर इसराइल के इस मुमकिन ज़मीनी ऑपरेशन के हवाले से ख़ुद साबिक़ इसराइली फ़ौजी इसराइल को ख़बरदार कर रहे हैं कि ज़मीनी ऑपरेशन उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फ़ौज के साबिक़ तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रोनन मेनलिस ने एक इसराइली अखबार को बताया है कि अगर इसराइल लबनान में अपने ज़मीनी ट्रूप्स भेजेगा तो इससे हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो जाएगा। उनका मज़ीद कहना था कि इसराइल हसन नसरुल्लाह को शदीद दबाव के ज़रिए सफ़ेद झंडा लहराने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है, जो शायद उनकी खुसूसियत नहीं है। इसराइल और हिजबुल्लाह में गुज़श्ता साल अक्टूबर से कशीदगी रही है, मगर 16 सितंबर को हिजबुल्लाह के ज़ेरे इस्तेमाल पेजर धमाके से फट गए और अगले ही दिन वॉकी टॉकी धमाके हुए। इन धमाकों में 37 अफराद मारे गए और 3000 के करीब ज़ख्मी हुए। लबनान ने इन हमलों की जिम्मेदारी इसराइल पर डाली और अब इसराइल ने लबनान में बराह रास्त फ़ज़ाई जारियत शुरू कर दी है। लबनान में जारी हालिया इसराइली जारियत पर दुनिया भर से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि हमें लबनान में बढ़ती हुई कशीदगी से खौफज़दा होना चाहिए। लबनान तबाही के दहाने पर है। दुनिया लबनान के एक और गज़ा बनने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जबकि जनरल असम्बली के इजलास में अपने खिताब के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि लबनान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है, लेकिन सिफारती हल अभी मुमकिन है।
लेबनान में बड़े पैमाने पर जंग किसी के मफाद में नहीं है। देखिए कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गाजा के हवाले से क्या कहा। Civilians in Gaza are also going through hell. Thousands and thousands killed, including aid workers. A full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. As we look ahead, we must also address the rise of violence against innocent Palestinians on the West Bank and set the conditions for a better future, including a two-state solution. प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।